अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 20 हम डिस्कस करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो सबसे पहले तो ये जो डायग्राम बनी हुई है तो इसको मैंने सिंपल वे में इसको मैंने ड्रॉ किया ताकि जो मैंने रोल इस पे अप्लाई करनी है वो समझने में आसानी हो जाए। ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ड्रॉ हुई है तो इसलिए यहाँ से ना वो आपको फिर समझने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इससे दो टर्मिनल्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब आपने अपनी आउटपुट को इन्वर्ट नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करते हैं, अपना सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल को अप्लाई करते हैं। तो जो वी इनपुट हमने क्या दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को हमने दिया है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके साथ हमने अब R1 रेजिस्टेंस ऐड की है, और ये जो नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि अगर आपका जो वी आउटपुट है वो आप नेगेटिव टर्मिनल को दोबारा ट्रांसफर कर दें जैसे यहाँ पर हुआ हुआ है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप नेगेटिव फीडबैक बोलती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि पॉजिटिव फीडबैक भी तो हम कर सकते हैं ना, तो ये फिर नेगेटिव फीडबैक हम क्यों करते हैं? यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक क्यों नहीं की गई? सर वो पॉजिटिव टर्मिनल तो ग्राउंड हुआ है ना। ग्राउंड तो ये भी हुआ हुआ है, लेकिन हम फीडबैक तो उसको दे सकते हैं ना। ये भी ग्राउंड हुआ है, जब एज ए नॉन इन्वर्टिंग करेंगे ना तो ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, तो ये दोनों ग्राउंड हुए हुए हैं, ठीक है। देखिए जो हमारी है ना पॉजिटिव फीडबैक, वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक हमने तब उसको प्रोवाइड करनी है जब हमने अपना जो सर्किट है ना या जो आउटपुट है वो ऑसिलेटर्स के तौर पर हमने इसको यूज करना हो। जिस तरह मतलब ऑसिलेशन होती है ना, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, तो अगर हमने एज एम्पलीफायर का एज ऑसिलेटर यूज करना है, यानी कि हमारा जो आउटपुट है, जो हमारी लोड रेजिस्टेंस है वो ऑसिलेटर है, तो तब हमने उसको क्या देंगे, हम उसको पॉजिटिव फीडबैक देंगे। जब हम उसको एज अ कंपैरेटर यूज करेंगे, कंपैरेटर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो वोल्टेजेस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो तब भी हम क्या देंगे, पॉजिटिव फीडबैक ही हम देंगे। तो नेगेटिव फीडबैक हमें क्या मिलता है, हमें लीनियर वो ग्राफ मिलता है। जैसे हमने पढ़ा भी था कि अगर आपको लीनियर वो मतलब इसकी कर्व चाहिए तो फिर आप क्या यूज करेंगे, नेगेटिव फीडबैक। अगर आपको ऑसिलेशन चाहिए तो फिर आपको क्या करेंगे, आप पॉजिटिव फीडबैक आप उसको देंगे। लेकिन बात ये होती है कि जो नेगेटिव फीडबैक ये ज़्यादा ये इसको हम यूज करते हैं क्योंकि ये हमें लीनियर ग्राफ देता है, लीनियर रिलेशनशिप देता है, तो और इसको जो डील करना भी आसान होता है। लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक होती है इसको डील करना भी क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इतनी हाई फुट को डील करना वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी मौजूद होगी। तो इस तरह फिर हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है? ज़्यादा हम यूज़ कौन सी करती हैं? इसमें ज़्यादा हम नेगेटिव फीडबैक को नेगेटिव यूज़ करते हैं, फीडबैक। क्योंकि उसमें वो ज़्यादा में उसको फ़ायदा होता है, उसको डील करना आसान होता है, और पॉजिटिव फीडबैक भी यूज़ की जा सकती है लेकिन इसका यूजेज कम है। जी। इसमें इसमें भी वोल्टेज वापस जाता है जैसे आउटपुट का कुछ पार्ट। हाँ जी, अगर हम आउटपुट का कुछ पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपने जो प्रोवाइड करना होता है ना, ये जो आ रहा है फिर इसको हम बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। इसका अगर आप पॉजिटिव के साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक है। अगर आपने नेगेटिव टर्मिनल के जरिए उसको कनेक्ट किया फिर इसको बोलती है नेगेटिव फीडबैक। दोनों में ही आपके जो आउटपुट का कुछ पोर्शन, वो पोर्शन क्या हो जाएगा, वो इनपुट में दोबारा वो ऐड अप हो जाएगा, इनपुट को दोबारा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव फीडबैक करते हैं तो फिर आपको जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं मिलता, बल्कि ऑसिलेटर के तौर पर आपको मिलता है, ऑसिलेशन मिलती है, या कंपैरेटर के आपने तौर पर यूज करना, डिपेंड करता है कि आप आपने जो किस सर्किट के साथ डील कर रही हैं। तो ज़्यादा जो यूज होता है वो नेगेटिव फीडबैक है और पॉजिटिव फीडबैक कम यूज होता है। सर, अगर कुछ पार्ट वापस चला गया वोल्टेज का, तो जैसे नेगेटिव फीडबैक बैक में था ना कि वो ऑसिलेशन से लीनियर में आ रहा था, तो इसमें क्यों नहीं आता फिर? क्योंकि इसमें भी वही प्रोसीजर हो रहा है कि जैसे वोल्टेज
पीछे बैक फीडबैक चला गया पॉजिटिव फीडबैक में। अब देखिए इसकी लेकिन कंस्ट्रक्शन इसका देख ग्राफ लेना, तो लीनियर नहीं हुआ। इसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। वहां पे क्या हुआ था, क्या आपने ये जो नेगेटिव फीडबैक थी, ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपने वो इनपुट है वो अप्लाई की थी नेगेटिव फीडबैक के, और फिर आज वो फीडबैक जो रेजिस्टेंस थी, इनपुट रेजिस्टेंस थी, वो भी आपने किसके साथ ऐड की थी, इनपुट सिग्नल के साथ ऐड की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस R1 और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव को हमने ग्राउंड किया हुआ है ना, तो ये सारा कुछ हमने ऐड किसके साथ किया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख लें, हमने यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई किया सिर्फ, बाकी जो सारी जो रेजिस्टेंस है R1 या इनपुट रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस है, वो हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया, तो इसके कंस्ट्रक्शन में भी फर्क है ना, इसलिए। ओके। तो अच्छा ये बताएं कि R1 और RF ये सीरीज में या पैरेलल में है? सीरीज में। तो सीरीज में अगर हमने वोल्टेज मालूम करना हो तो हम क्या फार्मूला यूज करते हैं? अच्छा, सीरीज में वोल्टेज क्या कांस्टेंट रहता है? सर वोल्टेज चेंज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वोल्टेज डिवाइडर, याद है, बड़ा फेमस रोल है इलेक्ट्रॉनिक, कि जब आपके दो रेजिस्टेंसेस क्या हों, सीरीज में हो, सर वोल्टेज चेंज होता है सीरीज में। हाँ जी, वोल्टेज चेंज होता है ना। तो अगर आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हो और वो दोनों सीरीज में लगी हों, तो ज़रा करंट तो कांस्टेंट होता है, तो फिर वोल्टेज अगर आपने मालूम करना है तो आप क्या अप्लाई करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल, याद है? सर पढ़ा हुआ है, अभी याद नहीं। क्या हमने वोल्टेज मालूम करना चाह रहे हैं ना, वी एक्स, लास्ट टाइम हमने वी एक्स मालूम किया था ना, ये यहाँ पर भी हमने सारी वो कैलकुलेशन की थी कि वी एक्स हमारा कितना आया था, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना, वी एक्स ही को मालूम करना है। तो वी एक्स इज इक्वल टू, आपने जो मालूम करना है, किसके अक्रॉस आपने मालूम करना है, वोल्टेज आर एफ के या R1 के, जिसके अक्रॉस मालूम करना होता है ना, वो आप नहीं लिखते, बल्कि दूसरे जो रेजिस्टेंस होता है वो लिखना होता है। आपने आर एफ के अक्रॉस मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर R1 लिखेंगे, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल कहता है, ठीक है। अगर आप R1 के अक्रॉस मालूम करना चाहते हैं, फिर आपने क्या करना था, फिर आपने RF लिखना था। तो इस चीज को याद रखना कि जिसके क्रॉस मालूम करना है ना, वो नहीं लिखना बल्कि दूसरा लिखना होता है, रेजिस्टेंस, जिसमें दो रेजिस्टेंस होती हैं, तो नीचे पे दोनों ऐड आप हो जाएंगे, RF और मल्टीप्लाई बाय इनपुट और आउटपुट वोल्टेज, या जो बैटरी वोल्टेज दे रही है वो आप किसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस रूल को आप क्या कहती हैं,
वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, क्योंकि हमने वी एक्स को मालूम करना है कि इस यहाँ पर कितना पोटेंशियल को क्रिएट हुआ है, तो आर एफ के अक्रॉस हमने वी एक्स मालूम करना है, क्योंकि ये वी एक्स आर एफ के साथ वो लिंक्ड है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के मुताबिक जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मालूम करना होता है, वो आप नहीं लिखते, बल्कि दूसरा रेजिस्टेंस आपने लिखना होता है। तो चूंकि आर एफ के अक्रॉस हमने मालूम करना था, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने आर वन ऊपर लिख दिया और नीचे क्या आ जाएगा, आर वन प्लस आर एफ। तो आप जानते हैं कि जब भी आप नेगेटिव फीडबैक करती हैं, तो आपका जो बी पॉजिटिव है और बी नेगेटिव ये आपस में इक्वल हो जाते हैं ना। जी सर। लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था, प्रूव भी किया था। जी। और इसकी रीजन क्या है, शॉर्ट सर्किट। ये हमें ऐसा लगता है कि विजुअल शॉर्टिंग हो गई है, तो हम लिख सकते हैं इसका रीजन कि ये क्या हो गया, विजुअल शॉर्ट हो गया, यानी कि दोनों टर्मिनल्स क्या हो गए, विजुअल शॉर्टिंग हो गई है। विजुअल का वर्ड इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली फिजिकली ये शॉर्ट नहीं होते, बल्कि हमें ऐसा वो बिहेवियर क्या करती हैं, शॉर्ट वाला देती हैं, क्योंकि कोई फिजिकली कनेक्शन नहीं होता दोनों वायर के दरमियान, तो इसलिए फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, विजुअल शॉर्ट बोलते हैं। अदरवाइज अगर फिजिकल होता फिर हमने इसका विजुअल हमने वर्ड में यूज नहीं करना था। तो ये जो दो वायर हैं, ये दोनों अगर ये टोटल ऐसा आप ड्रॉ करें ना ऐसे, तो ये दोनों आपस में या दो वायर आपस में अटैच हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये शॉर्ट हो गई, ऐसी है ना। तो जो वायर शॉर्ट होती है, शॉर्ट का मतलब होता है दोनों वायर आपस में टच हो गई है। तो जब दो वायर आपस में टच हो जाते हैं तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इस वजह से चूंकि यहाँ पर फिजिकली ये शॉर्टिंग नहीं हो रही, तो इसलिए हम इसका अंदर क्या नाम दे दिया, विजुअल शॉर्टिंग। तो ये किस वजह से हुआ, नेगेटिव फीडबैक की वजह से। तो अब हमने जो इनपुट अपना दिया है वो कहाँ पे दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया है ना अपना जो इनपुट है। जी सर। तो वी इनपुट हमने दे दिया पॉजिटिव के साथ, इसका मतलब जो पॉजिटिव है वो किसके इक्वल आ गया, वी इनपुट के इक्वल आ गया। तो आप जानते हैं कि फिर लिहाजा सो डैट वी नेगेटिव किसके इक्वल आ गया, अब चूंकि ये जो वी नेगेटिव है ये किसके साथ कनेक्टेड है, वी एक्स के साथ, ऐसे ही है ना। ये जो वी एक्स जी सर। नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, और जो वी नेगेटिव है वो किसके इक्वल है, वी पॉजिटिव के। और वी पॉजिटिव किसके इक्वल है, वी इनपुट के। इनपुट पे। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो वी एक्स पर भी वही पोटेंशियल है जो वी इनपुट का है, यानी दोनों की पोटेंशियल क्या होगी है, सेम होगी है। तो लिहाजा जो वी इनपुट हमारा है, तो इस वी एक्स के हम क्या अब लिखेंगे, वी इनपुट। क्योंकि हमने पढ़ा कि दो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इक्वल होती हैं, और हमने जो इनपुट सिग्नल कहाँ पे अप्लाई किया, पॉजिटिव पे अप्लाई किया है। और जो नेगेटिव और टर्मिनल वो किसके इक्वल है, वी एक्स के इक्वल है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इक्वल है, तो लिहाजा जो वी नेगेटिव है जो किसके इक्वल है, वी एक्स के, वो वी इनपुट के भी इक्वल होगा। तो लिहाजा इस फॉर्मूले फिर हम वी एक्स के अब हम क्या लिख सकते हैं, वी इनपुट लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या सेम है। तो फिर ये भी सिचुएशन मान जाएगी, आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर एफ मल्टीप्लाई बाय जी। वी वी नोट। आउटपुट। क्योंकि हमने इसका गेन मालूम करना है, तो गेन क्या होता है, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट। तो फिर हम लिखेंगे वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट।
इज इक्वल टू गेन, उसको ए से डिनोट करती है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये उल्टा हो गया ना, क्योंकि वी आउटपुट इधर आ रहा है, तो ये उधर चला जाए, तो ये बन जाएगा R1 डिवाइड प्लस RF डिवाइडेड बाय R1 आ जाएगा। R1। तो R1 डिवाइडेड बाय R1, तो इसका आंसर फिर क्या आ जाता है? 1 1 प्लस, प्लस RF पावर R1। तो जो इन्वर्टिंग जब हमने किया तो उसका गेन किसके इक्वल आ रहा था? माइनस RF ओवर R1 के, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 प्लस RF ओवर R1 आ रहा है, उसका आया था ये वाला, ये आया था उसका माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1। तो R2 का हमने क्या लिख रही है? RF लिख रही है। तो ये नेगेटिव साइन शो करता था कि वो हमारा सिग्नल क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका गेन क्या आया? 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1। तो इट मीन आप देख सकते हैं कि ये जो इसका जो गेन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? RF पे और R1 पे। तो पॉजिटिव का फीडबैक ज्यादा है या नेगेटिव का फीडबैक ज्यादा है? मतलब सॉरी, गेन किसका ज्यादा है? पॉजिटिव का गेन ज्यादा है कि? क्योंकि देखिए पॉजिटिव में 1 प्लस हो रहा है ना, कि ये जो फैक्टर का जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड होता है, वहां पर क्या आ रहा है? सिर्फ माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय R1 आ रहा था, उसमें कोई चीज ऐड अप नहीं हो रही थी। तो लिहाजा हमारा जो पॉजिटिव, जब हम एम्पलीफायर को एज एन इन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करेंगे, तब उसका गेन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि वहां पे हमें सिर्फ क्या मिलता है? -R2 डिवाइडेड बाई R1, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 1 प्लस मिल रहा है। तो ये फैक्टर बड़ा है और वो फैक्टर छोटा है। तो यहाँ से आप इंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव फीडबैक है, सॉरी, नॉन इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर है वो क्या होती हैं? वहाँ का उसका जो गेन वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो गेन इसका ज्यादा होता है, फिर ज़ाहिर है इसको डील करना भी क्या होता है? मुश्किल होता है। तो फिर हम इसको वो यही वजह है कि अपना जो डिपेंड करता है कि आपने किस सिचुएशन के तहत आपने इसको यूज करना है, कि अगर आप इसको एज इन्वर्टिंग करना है या नॉन इन्वर्टिंग करना है। और दोनों केसेस में आपकी जो गेन है वो किस पे डिपेंड करती है? फीडबैक पे डिपेंड करती है और इनपुट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। क्लियर है? जी सर। और एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ये सारे ना आप एमसीक्यू के तौर पर याद रखने हैं कि जब हमारा होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो उसमें हमारी जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो किसके इक्वल होती है? डी आई, इनपुट इम्पीडेंस वो होती है R1 के इक्वल। तो R1 यानी कि यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं होती, कि जब हम यूज करते हैं ना ऑपरेशन एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट नहीं होती, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है? R1 पे डिपेंड करती है, यानी कि इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। आई होती है लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होती। आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल तो फिर ज़ाहिर है उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है, और जो बातें मैंने आपको बताई थी ना कि ओपन लूप गेन की वो इनफाइनाइट होती है, वो बातें दोनों पे एप्लीकेबल हैं। कि जब ओपन लूप होता है ना, तो तब उसकी इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट होती है आइडियली, और जब क्लोज लूप होता है तो फिर वो उसकी क्या होती है? फाइनाइट हो जाती है। ठीक है? कि जब ओपन लूप होता है ना, चाहे वो इन्वर्टिंग हो चाहे नॉन इन्वर्टिंग हो, दोनों केसेस में उसका क्या होगा? उसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी? इनफाइनाइट की इक्वल होगी ओपन लूप की। लेकिन चूंकि दोनों के ये अभी जो हम डिस्कस कर रही हैं ये क्लोज लूप है, तो अगर एज एन इन्वर्टिंग क्लोज लूप है तो वहां पर उसकी इम्पीडेंस किसकी इक्वल हो जाएगी? R1 के। और अगर नॉन इन्वर्टिंग तो उसकी इम्पीडेंस किसकी इक्वल हो जाएगी? इनफाइनाइट के। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट के इक्वल होगी। तो दोनों
केस की बात कर तो उसका मतलब ये आइडियल केस है, तो क्योंकि फाइनाइट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ द ओपन लो गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो गेन है वो सिर्फ उसका किस पे डिपेंड कर रहा है, फीडबैक रेजिस्टेंस पे और R1 रेजिस्टेंस पे। वो मतलब है ओपन लूप गेन पर या क्लोज लूप पे उस पे उसका वो गेन वो डिपेंड नहीं कर रहा। ये क्लियर है? जी सर। तो अगर आपने उसको नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर यूज करना है तब उसकी इनपुट इम्पीडेंस, ये बात मैं किसकी कह रहा हूँ, क्लोज लूप की, क्योंकि ओपन में तो ज्यादा इनफाइनाइट होती है ना। तो क्लोज लूप की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने उसको एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करेंगे तो उसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत बड़ी होगी, इन द रेंज ऑफ मेगा ओम। तो वही फिर आपको बताया कि जितनी इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा होती है फिर उसमें जो डिस्टोर्शन होती है, डिस्टरबेंस होता है, आपके जो इनपुट सिग्नल होता है वो कम हो जाती है, ना होने के बराबर होती है। कि जितनी आपकी इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा होगी उतना पोटेंशियल का ड्रॉप ज्यादा होगा, तो उतना करंट कम वो उसमें फ्लो करेगा। तो जिसके नतीजे में उसके जो एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंसेज है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो आपका सिग्नल वो ज्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करेगा। तो हम के समराइज ये कर सकते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस तो लो आउटपुट इम्पीडेंस एंड गेन सेटिंग है। क्योंकि यहाँ पर आप इसको अगर गेन उसको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, फीडबैक की वैल्यू को चेंज कर सकती हैं या इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकती हैं। तो गेन को भी तब्दील करना, चेंज करना क्या होता है, आसान होता है, और इसका गेन भी क्या होता है, ज्यादा मिलता है। तो ये सारे इसको समराइज अगर हम करें तो हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट इम्पीडेंस एंड ईज ऑफ द गेन सेटिंग, तो ये फिर हम इसको यूज करते हैं एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर। और ये यूज कहाँ पर होती हैं, ऑडियो एप्लीकेशन में, सिग्नल कंडीशनिंग में एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो यानी कि इन चीजों में ये क्या होते हैं, ये आगे जाके यूज होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट रह गया ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर, तो ये हमारा रहता है। और कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, तो मतलब इसमें एक दो लेक्चर और इसमें रह गए हैं, तो इंशाल्लाह ये फिर हमारा ये नजरिया से खत्म हो जाएगा। तो स्लोली स्लोली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ है, तो इसलिए मुश्किल कंसेप्ट है, तो इसलिए स्लोली स्लोली हम यहाँ पर चल रही हैं। तो फिर आगे हमारा नेक्स्ट मॉडल फिजिक्स आ जाएगा, तो वहाँ पर हम वो चीज़ें आसान होती हैं, वहाँ पर हम जो स्पीड है वो बरकरार रख देंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ लें फिर। सर बस यही पढ़ना था आज। हाँ जी, आज वैसे ही पढ़नी। बाकी फिर कंपैरेटर रह गया, तो यानी कि एक या दो लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। आई थिंक आपका सवाल कोई नहीं है। चले फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़।